हेलो स्टूडेंट, आज हम एक टॉपिक लेके आए हैं कक्षा 10 के फिजिक्स का रेखीय आवर्धन, लीनियर मैग्निफिकेशन। रेखीय आवर्धन किसे कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन इसको इंग्लिश में बोलते हैं। रेखीय आवर्धन क्या होता है? प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, जबकि दोनों लंबाइयां मुख्य अक्ष के साथ लंबवत नापी गई हैं। तो यहाँ से ये जो परिभाषा है उसको सूत्र के रूप में लिख सकते हैं हम लोग कि रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। अब यहां से जो रेखीय आवर्धन है उसको स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। m बराबर लिख सकते हैं प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई। तो यहाँ इसको दिखा सकते हैं, जो प्रतिबिंब की लंबाई होगा उसको LI लिख सकते हैं और जो वस्तु की लंबाई है इसको LO लिख सकते हैं। L का मतलब लेंथ ऑफ इमेज, LO का मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, तो ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके परिभाषा के अनुसार ये फार्मूला लिख सकते हैं। अब इसके बाद आते हैं रेखीय आवर्धन के लिए फार्मूला निकालेंगे, तो उसको हम लोग अवतल दर्पण द्वारा किसी वस्तु का यहाँ प्रतिबिंब खींचा गया है। इसमें प्रतिबिंब है O डैश और वस्तु O डैश है, उसका प्रतिबिंब I डैश बन रहा है। तो इसमें देखेंगे कि पहला मुख्य अक्ष समांतर किरण लिया गया है और परावर्तन के पश्चात इस तरह से परावर्तित होती है, और दूसरा उसके वक्रता केंद्र से लिया गया है तो परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। तो ये है इस वस्तु का प्रतिबिंब I डैश बन रहा है, और इसमें एक काल्पनिक रेखा मानेंगे जो डैश डैश द्वारा दिखाया गया है कि वस्तु से चलकर उसके ध्रुव पर पड़ती है, फिर ध्रुव से चलकर प्रतिबिंब की तरफ चलती है। यानी वस्तु और प्रतिबिंब के अंतिम सिरे से होकर गुजरती है और दर्पण से होकर आती है। तो यहाँ यदि ये सब तमाम चीजें न रहे, वस्तु और प्रतिबिंब न रहे, तब इसमें देखा जाएगा कि ये जो किरण होगी वो आपतित किरण की तरफ व्यवहार करेगी और ये परावर्तित किरण की तरफ व्यवहार करेगी। तो परावर्तन के नियम से हम लोग जानते हैं कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। तो इसमें ये कोण जब इसके बराबर हो जाएगा तब यहाँ हम दो त्रिभुज ले सकते हैं। इस रेखा चित्र में देखेंगे, एक त्रिभुज लेंगे O डैश OP और दूसरा लेंगे IPI डैश या I डैश P ले सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग त्रिभुज O डैश OP तथा त्रिभुज I डैश IP में। हम इन दोनों त्रिभुज में देखेंगे तो ये वाला कोण बराबर हो गया परावर्तन के नियम के अनुसार, और ये वाला जो कोण होगा ये 90 अंश है, इसमें भी ये 90 अंश है, समकोण है, तो ये भी कोण बराबर हो गया। और जो OP भुजा है दोनों में उभयनिष्ठ है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो इस तरह से ये दोनों त्रिभुज समरूप हो गए। यह कह सकते हैं कि जब दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा। तो ये दोनों कोण समरूप हो गए, तो समरूप त्रिभुज में संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है। तो इसमें संगत भुजा ले सकते हैं, यहाँ पर ले लेंगे जैसे O डैश लेंगे तो इसके संगत हो जाएगा I डैश बराबर, इसमें दूसरी भुजा ले लेंगे OP ले लिए, OP बटे इसमें ले लें IP। तो ये बस केवल दो भुजाओं में संबंध दिखा सकते हैं। अब यहाँ से O डैश क्या है, वस्तु की लंबाई है, तो इसको लिख सकते हैं LO लिख सकते हैं। I डैश प्रतिबिंब की लंबाई है, तो इसको लिख सकते हैं LI लिख सकते हैं। तो इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा क्योंकि नीचे उल्टा है, बराबर OP
ओ पी। अब ये जो है दर्पण से वस्तु की दूरी है उसको यू से दिखाते हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ हो जाएगा। बाई तरफ है आई पी, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी भी हो जाएगा, माइनस दिखा देंगे। ये इसके दोनों तरफ, इस तरफ का दोनों ऋणात्मक चिन्ह कट जाएगा, एक बचेगा, इसको पलट देंगे, हो जाएगा यल आई बटे यल ओ बराबर हो जाएगा भी बटे यू, और ये चिन्ह एक तरफ आएगा, माइनस हो जाएगा। इसी यल आई बटे यल ओ को रेखीय आवर्धन कहते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं, तो यम बराबर हो जाएगा माइनस भी बटे यू हो जाएगा। यही सूत्र आता है रेखीय आवर्धन के लिए, और यही जो रेखीय आवर्धन के लिए सूत्र है ये उत्तल दर्पण के लिए भी वही आएगा। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए भी एक ही होता है। अब इसके बाद आते हैं हम लोग दर्पणों की पहचान करना, आइडेंटिफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। दर्पणों की पहचान, आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर। दर्पणों की पहचान दो विधियों द्वारा किया जाता है, पहला था स्पर्श करके, दूसरा प्रतिबिंब देखकर। स्पर्श करके गोलीय दर्पणों की पहचान कैसे करेंगे कि इस विधि में केवल छोटी फोकस दूरी के गोलीय दर्पण की पहचान की जाती है। इसके लिए एक लकड़ी का पैमाना लेते हैं और उसको दर्पण के ऊपर रखते हैं, और जब लकड़ी का पैमाना दर्पण के पूरे भाग को स्पर्श करता है तो दर्पण समतल दर्पण माना जाता है, और जब लकड़ी का पैमाना दर्पण के दोनों किनारे स्पर्श करता है, बीच में स्पर्श नहीं करता है, तो दर्पण अवतल दर्पण माना जाता है। और जब लकड़ी का पैमाना दर्पण के मध्य भाग को स्पर्श करता है और किनारे दोनों भागों को स्पर्श नहीं करता है, तो दर्पण उत्तल दर्पण माना जाता है। अब दूसरी बात विधि आती है प्रतिबिंब देखकर। तो प्रतिबिंब देखते कैसे हैं कि दर्पण के सामने विभिन्न दूरी पर यदि कोई वस्तु रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा और वस्तु के आकार का बनता है, तो दर्पण समतल माना जाता है। फिर दूसरी स्थिति में जब दर्पण के समीप कोई वस्तु रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा और उससे बड़ा बनता है, और जैसे ही दर्पण को या वस्तु को दर्पण से दूर रखते जाते हैं तो उसका प्रतिबिंब उल्टा बनने लगता है, सी बड़ा या छोटा बनता है, तो दर्पण अवतल माना जाता है या अवतल होगा। फिर तीसरी स्थिति में जब वो वस्तु को दर्पण के सामने किसी भी स्थिति में रखा जाए या समीप रखा जाए चाहे दूर रखा जाए, उसका प्रतिबिंब सदैव छोटा और सीधा बनता है, तो जो दर्पण है वह उत्तल दर्पण होगा। क्योंकि उत्तल दर्पण में वस्तु कहीं भी रखी जाए वस्तु के सामने, दर्पण के सामने, तो उसका प्रतिबिंब सदैव उसके ध्रुव और फोकस के बीच में सीधा, आभासी और वस्तु से छोटा बनता है। तो इस तरह से प्रतिबिंब देखकर भी दर्पणों की पहचान कर सकते हैं। फिर आगे आते हैं दर्पणों के उपयोग, यूजेज ऑफ मिरर्स। दर्पण का उपयोग, यूजेज ऑफ कनकेव मिरर। अब इसका देखिए उपयोग, पहला उपयोग किया जाता है बड़े द्वारक के अवतल दर्पण का उपयोग दाढ़ी बनाने में किया जाता है। क्योंकि अवतल दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच में जब चेहरा रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी और वस्तु से बड़ा बनता है। तो जब उसका प्रतिबिंब बड़ा बनता है तो आसानी से हम लोग दाढ़ी बना सकते हैं। फिर दूसरा इसका उपयोग है जो डॉक्टर लोग नाक, कान, दांत, गला आदि में जो रोग उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होता है, उसको आसानी से देखने के लिए अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश किरणों को परावर्तित कराते हैं, जिससे वे अंग प्रकाशित हो जाते हैं और भली भांति उसको देख लेते हैं। फिर तीसरा उपयोग अवतल दर्पण का टेबल लैंप के शेडों के रूप में किया जाता है। जो टेबल पर लैंप लगा रहता है इस तरह से, उसके शेड में यानी उसके पीछे जो तल लगा रहता है अवतल दर्पण होता है, और जो उसका लैंप लगा रहता है उसके फोकस पर लगा रहता है कि उसके फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें उस दर्पण पड़ेगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएंगी, और वो जो समांतर किरण पुंज होगी वह टेबल पर पड़ेगी और वस्तु को अधिक से अधिक प्रकाशमान कर देंगी।
फिर अगला उपयोग इसका किया जाता है मोटर कारों, रेलवे इंजनों, स्टीमरों तथा सर्च लाइटों के लैंपों के परावर्तक के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो वहां भी जो लैंप लगाया जाता है उस परावर्तक तल, अवतल दर्पण के परावर्तक तल के फोकस पर रखा जाता है कि वहां से चलने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य एक समांतर हो जाए और अधिक से अधिक दूरी पर उन किरण पुंजों को भेजा जा सके। तो ये था अवतल दर्पण का उपयोग। फिर इसके बाद आता है उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ करते हैं? यूजेज ऑफ कन्वेक्स मिरर। इसका उपयोग, पहला उपयोग करते हैं घरों, बाजारों, गलियों में जो लैंप लगाता है, स्ट्रीट लैंप, उसमें परावर्तक तल के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण के फोकस से चलने वाली प्रकाश किरणें, उस फोकस की ओर चलने वाली प्रकाश किरणें या फोकस से निकलती प्रकाश किरणें चारों तरफ फैल जाती। उसमें जो गुण होता है, उस गुण के कारण इसके जो परावर्तक तल होता है उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं कि अधिक से अधिक दूरी तक प्रकाश फैल जाए। फिर दूसरा इसका प्रयोग करते हैं जो मोटर कार या वाहन होते हैं, जो ड्राइवर के बगल में जो शीशा लगा रहता है, दर्पण लगा रहता है, उसमें उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उस वाहन के पीछे आने वाले जितने भी वाहन होते हैं उनके प्रतिबिंब को देखकर वो अपना जो चालन होता है वो सावधानी पूर्वक कर सकता है। तो उसमें क्या होता है कि पीछे आने वाली जो वाहन होती है उसका प्रतिबिंब उसमें सीधा आभासी और वस्तु से छोटा दिखाई देता है। चाहे वाहन उसके समीप हो चाहे अधिक दूरी पर हो, हमेशा उसका प्रतिबिंब सीधा आभासी और वस्तु से छोटा दिखाई देता है, जिससे वो ड्राइवर अनुमान लगा लेता है और फिर अपने वाहन को एक किनारे लगा देता है। तो ये उत्तल दर्पण का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो ये है उसका कारण कि वस्तु जो उसके पीछे वाहन हो, कहीं भी हो, चाहे उसके तुरंत पीछे हो या बहुत पीछे हो, तब भी उसका प्रतिबिंब आसानी से देखा जा सकता है, सीधा दिखाई देगा। और यदि दूसरा दर्पण रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब उल्टा सीधा दिखाई देगा, जिससे उसके वाहन की जो स्थिति है उसके पहचान करने में कठिनाई हो सकती है। और दूसरा जो उत्तल दर्पण का जो दृष्टि क्षेत्र होता है वो बहुत अधिक रहता है, इसीलिए इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। तो ये था उत्तल दर्पणों की पहचान। तो बस इतना है, इसके बाद अगली टॉपिक बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।